हेलो, मैं अभिनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू मिनट में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का जो 11वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 11वां अध्याय है बल तथा दाब। तो इस अध्याय में हम बल के बारे में जानेंगे और दाब के बारे में जानेंगे। अब बल क्या होता है? बल का मतलब होता है कि अगर कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, मतलब प्रहार कर रहे हैं या उस पर धक्का दे रहे हैं, तो ये वस्तु क्या करती है, गतिशील हो जाती है। मतलब अपने जगह से हटके कहाँ चली जाती है, बल की दिशा में आगे की तरफ विस्थापित हो जाती है। तो बल जो होते हैं वो जो क्रिया होती है, बल की क्रिया, वो तो किसी भी वस्तु पर धक्का देना, उस पर प्रहार करना, चोट पहुंचाना, तो ये सभी क्या है, बल की क्रियाएं हैं। तो यही जो होता है उस पर जो दबाव डालता है वही क्या होता है, बल होता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। तो ये सभी जो है बल हैं। बस इसका रूप अलग अलग है कि किसी को धक्का दिया जाता है, किसी को फेंका जाता है, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं, तो क्या करते हैं, उस वस्तु पर हम बल लगाते हैं। ये बल की क्रियाएं हैं, धक्का देना, फेंकना, ठोकर मारना, प्रहार करना। तो बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह बल लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालती है, गतिशील हो जाती है वस्तु। अगर वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु क्या होगी, गतिशील हो जाती है उस बल की क्रिया की वजह से। बल अपकर्षण या अभिकर्षण। अपकर्षण का मतलब होता है धक्का देना और अभिकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, खींचना। तो उठना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो इन्हीं सभी क्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, वस्तु की गति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। ये सब बल की क्रियाएं हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, गोल को बचाते हुए, तो ये क्या कर रहा है, इस फुटबॉल पर जो है बल लगाकर उसको रोका जा रहा है। तो फुटबॉल क्या कर रहा है, वो भी बल लगा रहा है उसके हाथों पे। और फिर यहाँ दूसरे में क्या है कि हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, तो हॉकी का खिलाड़ी क्या कर रहा है, हॉकी से गेंद पर प्रहार कर रहा है, उसकी दिशा में परिवर्तन करके उसको लक्ष्य स्थल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए, जब क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकता है तो गेंद के द्वारा क्या होता है, उस क्षेत्र रक्षक के हाथ पर बल लगता है और उस बल को कम करने के लिए क्या करता है, वो हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर गेंद को पकड़ता है ताकि उसके हाथ पर जो है उस बल का प्रभाव कम पड़े। तो यहाँ पर कुछ सारणी दिया गया है। यहाँ पर पहला दिया है कि मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो किस प्रकार हम पुस्तक को गतिशील बना सकते हैं, धक्का देके, खींचकर, उठाकर। तो इन चीज़ों में क्या क्या करके हम उसको गतिशील कर सकते हैं, दिया है इसमें। धक्का देके चयन करना, चयन करना तो नहीं, लेकिन खींच कर सकते हैं, ठोकर मारना,
उठाना, उठाकर कर सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो हम कर सकते हैं? दरवाजे को खोलना या बंद करना, तो इसको भी धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, ठोकर मार सकते हैं। इसको बंद कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अपकर्षण का मतलब क्या हुआ? धकेलना, धक्का देना। और तो पहले वाले में दोनों है। तक मेज पर रखी हुई है उसको हम धक्का भी दे सकते हैं, उसको खींच खींच भी सकते हैं। तो इतने सारे दिए गए हैं, तो इसको आप एक एक करके कमेंट करके बताइए क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, खींचना या अपकर्षण, धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना मतलब अपकर्षित करना, खींचना अभिकर्षित करना। यहाँ पर उल्टा दिया है, धक्का का मतलब क्या हुआ? अपकर्षित, सॉरी सही है, ठीक है। तो उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। तो किसी वस्तु को अगर गति में लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो धक्का देना होगा या खींचना होगा, तभी वो वस्तु गति में आएगी। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, अपकर्षण, सॉरी यहाँ पर गलत दिया है, धक्के मतलब अपकर्षण है और खिंचाव का मतलब अभिकर्षण। तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो यही जो बल की क्रियाएं होती हैं वही बल होती हैं। देना, खिंचाव करना, पकड़ना, ये सभी क्या है? अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। तो वस्तुओं की गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है? जब हम उस पर प्रहार करेंगे। तो बल लगने के कारण वस्तु गतिशील होती है। तो कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़ों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या अपकर्षण भी एक खिंचाव अपकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर अलग अलग ध्रुव होंगे तो क्या होता है? उनमें आकर्षण होता है। तो यह क्या है? जो प्रतिकर्षण है वो क्या है? खिंचाव है। और या धक्का। तो आप समझ गए कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उनको अगर आप एक दूसरे के सामने लाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर अलग अलग ध्रुवों को लाएंगे आप तो उसमें क्या होता है? आकर्षण होता है। पॉइंट है। बल अन्योन्क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी अब उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? नहीं। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। अभी तो आदमी खड़ा था, जब इसको धक्का देने लगा तब वो गति में आ गया। व्यास फिगर में देख रहे हैं कि ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं? एक दूसरे को धक्का दे। तो धक्का देना क्या हुआ? एक अन्योन्य क्रिया हो गया। तो जब अन्योन्य क्रिया होगा तभी बल लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच कर रहे हैं। तो खिंचाव की वजह से जो है बल उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर ये इधर
इस तरफ और ये इस दिशा में बल लगाती है, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को खींच रही हैं। तो इसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि किसान क्या कर रहा है, गाय को खींचने के लिए बहुत बल की आवश्यकता उसे हो रही है, गाय को खींचने के लिए। तो खिंचाव, धक्का देना, तो ये सब क्या है, बल की अन्योन्य क्रिया है। इसी अन्योन्य क्रिया की वजह से बल लगता है। तो बल किसकी वजह से लगता है, अन्योन्य क्रिया के कारण। तो ये अन्योन्य क्रिया क्या है, सभी धक्का देना, प्रहार करना, खींचना, उठाना, तो ये सभी अन्योन्य क्रिया हैं और इसी की वजह से बल लगते हैं। तो फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। तो इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है कि दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए बल लगने के लिए। अगर दो वस्तु एक दूसरे से क्रिया करेंगे या अन्योन्य क्रिया कह सकते हैं, तभी बल वहाँ पर उत्पन्न होगा। अब अकेले किसी वस्तु पर बल तो उत्पन्न नहीं होगा। जैसे अगर कोई वस्तु स्थिर रखा हुआ है, अगर उस पर बल उत्पन्न करना है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं, उसको धक्का दे सकते हैं, तभी उस पर बल लगेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ जाइए, इसको आप नोट कर लीजिए। बलों की खोजबीन। आइए आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले फिगर में क्या दिखाया है कि दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का दे रहे हैं एक दिशा में। तो जिस दिशा में धक्का दे रहे हैं तो उसी दिशा में क्या होगी, वस्तु गतिशील हो जाएगी। लेकिन दूसरे फिगर में क्या दिखा रहा है कि एक इस दिशा में लगा रहा है और एक इस दिशा में लगा रहा है, और दोनों अगर बराबर बल लगाएंगे तो वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, वो कहीं भी विस्थापित नहीं होगी, ना तो इधर जाएगी और ना तो इस साइड में जाएगी। लेकिन अगर जिसका बल अधिक होगा, वस्तु उसी तरफ जो है गति करने लगेगा। मान लीजिए कि ये पहला वाला जो है, अगर इसका बल ज़्यादा रहता है और इसका बल कम रहता है तो वस्तु जो होगी वो इस तरफ गति करने लगेगी। तो जिसका बल ज़्यादा होगा उसी तरफ वस्तु गति करने लगेगा, अगर दो विपरीत बल लग रहे हो तो। तो ये रस दो टोलियां रस्से को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं है। ये रस्सा वाला खेल आप खेले होंगे। तो अगर दोनों तरफ बल समान है, जो खिंचाव है इस तरफ और इस तरफ जो खिंचाव अगर बराबर है, तो रस्सा स्थिर रहता है, वो खिंचता नहीं है, स्थिर रहता है। तो ये भी खिंचाव क्या है, एक प्रकार का बल है। जिस तरफ खिंचाव ज़्यादा होगा रस्सा उसी तरफ खिंचता चला जाएगा। तो ये सभी उदाहरण से आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। तो अगर वस्तु पर एक ही दिशा पर बल लगेगा, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है रखा हुआ है मेज पर और इस पर बल लगाया जा रहा है, तो किधर गति करेगा, बल की दिशा में। अगर एक बल और लगा दिया जाए तो तब भी इसी दिशा में करेगा और तेजी से करने लगेगा गति। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर इस पर लगाया गया बल F1 है और इस पर लगाया गया बल F2 है,
तो अगर कहा जाए कि टोटल नेट बल क्या होगा, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा टोटल बल, क्योंकि एक ही दिशा में लगाया जा रहा है। तो एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो इसको आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अगर एक ही दिशा में बल लगेगा तो वो जुड़ जाते हैं। फिर यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे यह है आपका बॉक्स, इस पर एक बल इधर लगाया जा रहा है F1 और एक बल इधर लगाया जा रहा है F2। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है, मतलब कि जो F1 है बल वो बड़ा है किससे, F2 से। तो अगर F1 बड़ा है, अगर F1 जो है बड़ा है तो वस्तु इस तरफ जो है गतिशील होगा। किधर, F1 बल की दिशा में गतिशील होगा। तो नेट बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेट बल F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो नेट बल यही होगा, F1 माइनस F2। तो दोनों का अंतर हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। तो बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है। तो अगर एक वस्तु पर कई सारे बल हैं तो जो नेट बल होगा वही परिणामी बल बोला जाता है। और परिणामी बल जिस दिशा में होगा, परिणामी बल जिस भी दिशा में होगा उसी दिशा में वो वस्तु गतिशील होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी बल लगते हैं वस्तु पर, उसका जो नेट बल होगा वही हमारा परिणामी बल होता है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अगर बल की दिशा में परिवर्तन कर बल लगा दिशा में, तो बॉक्स इस दिशा में गतिशील है। लेकिन यही आप अगर इस तरह आप लगाएंगे बल तो हो सकता है कि ऐसे गति करने लगे, मतलब उसका प्रभाव जो है वो अलग हो सकता है। अगर आप इस दिशा में लगाए तो इस दिशा में जा रहा है, अगर आप इस दिशा में लगाए तो इस दिशा में जाने लगता है। तो इसका प्रभाव क्या है, बदल जाता है अगर आप जो है बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन कर देते हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। तो अभी हमने बताया था शुरुआत में ही कि अगर नेट बल एक इधर बल लग रहा है एक इधर, अगर दोनों बराबर हैं, F1 इज इक्वल टू F2 है, तो ये स्थिर रहेगी, ये स्थिर रहेगी, ना तो इधर जाएगी ना तो इस साइड में जाएगी। तो सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। तो अभी हमने इसके पहले बताया कि नेट बल के प्रभाव, जो नेट बल होगा उसी का प्रभाव उस पर पड़ेगा। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है।
यहाँ पर दिखाया गया कि गेंद क्या थी, विरामावस्था में थी। फिर उसको गेंद पर बल लगाया जाता है हाथ से, तो वो क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। तो जब तक वो विरामावस्था में है तब तक विरामावस्था में ही रहती है। जैसे ही हम उस पर बल लगाते हैं हाथों से तो वो गतिशील हो जाती है। तो एक चीज़ और देखने को मिलता है कि ये जितना बल आप गेंद पर लगाते हैं उतना बल गेंद भी आपके हाथ पर लगाती है। ये विपरीत क्रिया होती है। तो ये न्यूटन के नियम में आप पढ़ेंगे जब बड़े कक्षाओं में जाएंगे, 9th या 10th में। तो न्यूटन का नियम दिया गया है। न्यूटन का ये तीसरा नियम होता है। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जैसे इस वस्तु पर आपने बल लगाया, तो वो वस्तु भी उतना ही बल आपके हथेली पर लगाएगी। अगर आप हाथ से इस पर बल लगा रहे हैं तो उतना ही बल वो वस्तु आपके हाथ पर भी लगाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड नियम है ये। तो यदि आप धक्का और तेज से लगाते हैं गेंद पर तो उसकी गति और तेज हो जाती है। तो बल जितना अधिक होगा गेंद उतने ही गति से विस्थापित हो। इसी प्रकार अन्य स्थितियों का विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विरामावस्था में थी, अतः उसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है और उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। जो गोलकीपर होता है वो गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है, क्योंकि जिस गति से गेंद आगे बढ़ती है, अगर जो गोलकीपर होता है उस गेंद को रोक ले जाता है, रोकने में सफल हो जाता है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि वो फिर विरामावस्था में आ जाती है। तो विरामावस्था में चाल क्या होती है, शून्य होती है। ये परीक्षण सुझाते हैं किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। तो बल के अनुसार उसकी चाल बदल सकती है। अगर हल्का बल होगा तो कम गति से वो गति करेगा। अगर बल आप उस पर तेज लगाएंगे तो तेजी गति से तेज चाल से गति करेगा। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई वस्तु है, गेंद ही मान लीजिए, अगर ये गति की अवस्था में, ये पहले से ही गति कर रही है आगे की तरफ, आप उस पर पीछे से बल लगा रहे हैं उसके गति की दिशा में, तो उसकी चाल क्या होती है, और तेज हो जाती है और तेजी से वो गति करने लगती है। तो अगर कोई वस्तु गति की दिशा में है, गति कर रहा है, और उस गति की दिशा में आप बल लगाते हैं उस पर, तो उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर यही आप इसकी दिशा के विपरीत, मतलब कि अगर गेंद जो है इस तरफ गति कर रहा है, आप उस पर इस तरफ बल लगा रहे हैं, तो उसकी चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की गति की दिशा में की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसके पहले हमने ये भी बताया था कि अगर वस्तु पर एक दिशा में कई सारे बल लग रहे हैं तो सभी बल। तो आपने बहुत बच्चों को देखा होगा कि टायर पर लकड़ी का एक डंडा होता है, उससे उस टायर को चलाते हैं, उस पर बल लगाते हैं आगे की तरफ, तो वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो डंडे से जितना ही तेजी से बल लगाते हैं उसकी गति और तेज बढ़ती जाती है। जितने तेज धक्का लगाते हैं उतने उसकी गति बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक गेंद लिया गया है
किसी सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। अगर समतल सतह पर गेंद रखा है, आप उसको गतिशील करिए। फिर गेंद के रास्ते में आप एक पैमाना रख दीजिए, जिसे टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। आप देख रहे हैं तो किसी गति करती है, उसके विपरीत दिशा में वो गति करने लगती है। आप देख रहे हैं, इसको धक्का दिया, ये गति कर रहा है, और फिर उसके रास्ते में आप पैमाना रख दीजिए, तो वो इस दिशा में गति कर रहा था, फिर उससे टकराकर विपरीत दिशा में गति करने लगा। तो उसके रास्ते में आप रुकावट, जिस प्रकार आप रुकावट रखेंगे, तो वो उसी के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सभी क्या है, उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार जो है वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो गति की अवस्था में परिवर्तन में क्या क्या शामिल होते हैं, वस्तु की चाल और गति की दिशा। तब हम कहते हैं कि गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी वस्तु के चाल अथवा उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। या तो चाल भी परिवर्तन हो सकता है, उसकी उसकी गति की दिशा में ही परिवर्तन हो सकता है, तो इसको कहते हैं गति की अवस्था में परिवर्तन। जैसे आपने देखा कि गेंद जो है, अगर इस साइड में जो है गति कर रहा था और आपने एक पैमाना रख दिया, उसके रास्ते में क्या रख दिया, पैमाना, तो मतलब कोई रुकावट आ गई, तो उससे टकराकर वो इस तरफ गति करने लगा। अब इससे क्या हुआ कि जिस गति से, जिस चाल से ये जा रही थी, वो चाल यहाँ टकराने के बाद उसकी चाल बदल जाती है और उसकी दिशा भी बदल जाती है। अगर यहाँ चाल कुछ और रहा होगा, तो यहाँ पर टकराने के बाद उसकी चाल कुछ और हो जाती है और उसकी दिशा भी बदल जाती है। तो इसी को कहते हैं गति की अवस्था में परिवर्तन। अतः हम क्या करते हैं, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बल के द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। उसकी चाल बदल सकती है, उसकी गति की दिशा बदल सकती है बल के द्वारा। गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। अगर वस्तु विरामावस्था में है, तो उसको शून्य चाल की अवस्था कहते हैं, मतलब उसकी चाल जो होती है शून्य होती है विरामावस्था में। कोई वस्तु विरामावस्था में अथवा गतिशील हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। तो या तो वस्तु विरामावस्था में होगी या तो गतिशील अवस्था में होगी, तो दोनों इसकी गति की अवस्थाएं हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि तो क्या बल लगाने पर सदैव किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं होगा। मान लीजिए आप दीवार पर बल लगा रहे हैं, तो क्या उसकी दिशा में कोई परिवर्तन हो रहा है या विस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यह हमारा सामान्य अनुभव कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक भारी बंदूक आपके संदूक यहाँ पर लिखा है, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति नहीं करेगी। अगर एक भारी संदूक रखा है आपके सामने, अगर आप उसको अकेले उस पर बल लगाते हैं, तो वो गति नहीं करती है। इसी प्रकार यदि आप दीवार को धकेलते हैं, उसका प्रयास करते हैं धकेलने का, तो आपको उस बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। जो आप उस बल लगाते हैं उस दीवार पर, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि बल लगाने पर वस्तु गतिशील ही हो। हालांकि बल तो लगाएंगे ही, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे प्लेट में गुथा हुआ आटा है, उस पर बल लगा के आप उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते।
एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला, तो उसको खींचते हैं तो उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उस पर बल लगा जाता है तो उसमें परिवर्तन होता है। दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, एक पैमाना रखा गया है। तो वस्तुओं के सहारे उसके बीच में आप अगर ईंट रख देंगे या कोई भारी वस्तु देंगे तो क्या होता है, पैमाना शेप ऐसे हो जाता है, पहले सीधा रहता है फिर ऐसे हो जाता है। तो वो क्या हुआ, इस वस्तु द्वारा उस पर बल लगाया जाता है नीचे की तरफ, उसमें परिवर्तन होने लगता है। तो प्रेक्षर से क्या निकालते हैं, जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गूथे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होते हैं, अगर आप उस पर बल लगाते हैं उसकी तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाते हैं। तो बल के द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर वस्तु ठोस है तो उसको हम परिवर्तित उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल जो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है। तो बल क्या कर सकता है, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, रुका हुआ है, तो बल लगाने पर वो गति में आ सकती है, उसको गति में हम ला सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। अगर वस्तु गतिशील है तो उस पर बल लगाकर उसकी चाल पर हम चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप बल की दिशा में गति की दिशा में बल लगाएंगे तो उसके चाल जो होगा बढ़ जाएगा। अगर विपरीत दिशा में गति के विपरीत दिशा में आप बल लगाएंगे तो उसकी जो चाल है वो कम हो जाएगी। बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो बल क्या कर सकता है, अगर वस्तु गतिशील है तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। अगर जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दूसरी दिशा पर अगर आप बल लगाते हैं तो उसकी दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन भी हो जाएगा और उसके चाल में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन भी ला सकता है बल। बल इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। सभी प्रभावों को उत्पन्न कर, तो यह है कि यद्यपि इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बल नहीं लगाते हैं। अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन भी नहीं कर सकती। तो जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तो ना तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा, ना तो विरामावस्था से गति की अवस्था में आएगा, ना वस्तु की आकृति में कोई परिवर्तन होगा जब तक आप उस पर बल नहीं लगाते हैं। अगला हमारा है संपर्क बल। तो संपर्क बल कई टाइप के होते हैं। पहला हमारा है पेशीय बल। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हुआ है कि पेशीय बल क्या होगा। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, खिंचाव होता है मांसपेशियों में, उसी मांसपेशियों की खिंचाव की वजह से बल उत्पन्न होता है, और वही बल अगर हम वस्तु पर लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पेशीय बल कहलाता है। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। तो जैसे हम हाथ से किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं
तो हमारा हाथ क्या है, वस्तु के संपर्क में है। लेकिन हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो क्या कर रही हैं, बल लगा रही हैं। तो इसी वजह से इसको पेशीय बल कहते हैं और संपर्क में भी रहता है। तो पेशीय बल क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है। अगर हमें गाड़ी को धक्का देना है तो हम अपने हाथ से धक्का देंगे, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उससे बल उत्पन्न होता है और उसको कार को ढकेल देता है। तो ये संपर्क बल है जिसको हम पेशीय बल बोलते हैं। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी के सहायता से भी हो सकता है। या तो आप डायरेक्टली अपने हाथ से संपर्क, आप तो किसी रस्सी के सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है, इन्हीं मांसपेशियों से। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल है। तो इन्हीं मांसपेशियों की क्रिया होती है और क्रिया के स्वरूप जो बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। तो ये एक प्रकार का संपर्क बल है, इसको आप याद रखिए। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं जो बैलगाड़ी में हैं, तो बैल क्या करते हैं, पेशीय बल के द्वारा उसको खींचते हैं। तो ये सभी हमारे काम आते हैं, घोड़े, गधे, ऊंट। तो ये पेशीय बल के द्वारा ही कार्य करते हैं अपना। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। तो पेशीय बल कब लगता है, जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, तो इसीलिए इसे हम संपर्क बल भी कहते हैं। तो कुछ अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं। पहला है पेशीय बल हो गया, फिर है घर्षण। क्या है, घर्षण। घर्षण एक अलग चैप्टर होगा, उसको पूरी तरह से उसमें देखेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया है। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब आप पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो वो भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। तो किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। तो इस प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। तो इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में वे विरामावस्था में आ जाते हैं। क्योंकि इन पर बल लगना बंद हो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे जो इनकी गति की अवस्था है वो एक समय आता है वो रुक जाती है। तो क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा। कहने का मतलब कि ये किस वजह से रुकती हैं। क्या कोई इस पर बल लगता है कि जिसकी वजह से वो बल इसको रोक देती हैं, तो बिल्कुल। तो वही जो उदाहरणों में वस्तुओं की गति, तो सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है, घर्षण बल। इन्हीं घर्षण बल की वजह से वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे रुक जाती है जब उस पर हम स्वयं बल नहीं लगाते हैं। जैसे अगर साइकिल चला रहे हैं, जब तक हम पैडल चलाते रहते हैं तब तक साइकिल चलती रहती है। जैसे ही हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो एक समय आता है कि साइकिल अपने आप रुक जाती है। तो क्या होता है, साइकिल का जो टायर है और जो सड़क होती है, ये दोनों जो संपर्क तल होते हैं इनके बीच में घर्षण बल लगता है। इन्हीं घर्षण बल की वजह से साइकिल क्या होती है, एक समय आता है रुक जाती है।
जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं। जैसे ये साइकिल का पहिया है और ये सड़क है। तो ये क्या करता है, जब ये आगे की तरफ बढ़ती है तो क्या करती है, सड़क पर इस तरफ बल लगाती है। ये जो साइकिल का पहिया है वो सड़क पर किस तरफ बल लगाती है, इस तरफ। और ये सड़क भी पहिए पर पीछे की तरफ बल लगाती है। किस तरफ, पीछे की तरफ बल लगाती है। अगर हम एक बॉक्स की बात करें, ब्लॉक की, अगर इस ब्लॉक पर जो है बल लगाया जाता है इस साइड में, तो क्या होता है कि ये बॉक्स जो है इस संपर्क तल पर एक बल लगाता है, घर्षण होता है, और यही संपर्क तल इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ, ये लकड़ी का गुटका है तो इस पर पीछे की तरफ बल लगाता है। तो इन संपर्क तलों के बीच जो बल लगता है वही क्या होता है, घर्षण बल होता है। तो बहुत सारे हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं वो घर्षण की वजह से ही होते हैं। जैसे पेन से लिखना, चलना, कूदना, तो ये सभी घर्षण की वजह से ही संभव है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है। अगर आप फर्श पर गेंद को लुढ़काते हैं तो एक समय आता है गेंद क्या होती है, रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि गेंद की सतह और जो फर्श की सतह है उसके बीच क्या होता है, एक बल लगता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। उसी वजह से वो गेंद विरामावस्था में आ जाती है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच भी घर्षण लगता है। खेनाबंद करने पर नाव एक समय आता है रुक जाता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। तो अगर ये ब्लॉक है, इस पर आप बल लगाते हैं तो ये बल की दिशा में गति करने लगता है, लेकिन जो संपर्क तल है उस पर पीछे की तरफ बल लगता है। तो वही क्या होता है, घर्षण बल, जो गति की दिशा के विपरीत लगती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच के संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो अगले अध्याय में हम विस्तृत रूप में इसके बारे में पढ़ेंगे, घर्षण बल के बारे में। आप उत्सुक होंगे कि क्या किसी वस्तु पर बल लगाने वाला बल सदैव संपर्क बल ही है। असंपर्क बल। अब असंपर्क बल में पहला हमारा है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल को असंपर्क बल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप दो चुंबक लेंगे, दो दंड चुंबक लीजिए, इसका एक ध्रुव N है, मतलब नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अगर आप इसके विपरीत ध्रुवों को सामने लाते हैं तो क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है। क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुव है, एक साउथ है तो दूसरा क्या है, नॉर्थ है, दूसरा क्या है, नॉर्थ है। तो इस वजह से इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन अगर इनके विपरीत, सॉरी, इनके समान ध्रुवों को लाया जाता है, नॉर्थ नॉर्थ कर दिया जाए, ये भी नॉर्थ, इनका एक साइड नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ को लाया जाता है, तो इनमें जो है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। दो समान ध्रुवों को एक दूसरे के सामने लाने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन विपरीत ध्रुवों को सामने लाएंगे तो आकर्षण होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, उसके बावजूद इनके बीच जो है चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। तो इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, असंपर्क बल। तो ये असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबकीय बल। तो इस फिगर में यही दिखाया गया है।
आप देख रहे हैं दो दंड चुंबक लिया गया है, इसके विपरीत दिशा को लाते हैं तो इनमें आकर्षण होता है और सेम सेम ध्रुवों को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये संपर्क में नहीं है एक दूसरे के, उसके बावजूद इनके बीच जो है एक बल उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या है, एक प्रकार का असंपर्क बल है। तो एक चुंबक दूसरे चुंबक का बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। तो चुंबकीय बल क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इस प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। तो इस फिगर में क्या दिया गया है, दो प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली गई है। तो एक क्या किया जाता है, कागज से स्ट्रॉ को रगड़ा जाता है ताकि वो कागज क्या हो जाए, आवेशित हो जाए। फिर दूसरे स्ट्रॉ को उसके सामने लाया जाता है उसके संपर्क में, तो क्या होता है, उनमें आकर्षण होने लगता है, पास आने लगते हैं, क्योंकि वो आवेशित जो स्ट्रॉ है वो अपनी तरफ उसको खींचने लगती है दूसरे स्ट्रॉ को। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का असंपर्क बल। कागज से रगड़ा कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ करता है, आकर्षित है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ कागज शीट से रगड़ा जाए तो यह उसे प्रतिकर्षित करती है। तो अभी हमने क्या कहा कि अगर एक को रगड़ा जाता है कागज से तो वो दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, पास आती है। लेकिन अगर दोनों को कागज से रगड़ा जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों के बीच जो है संपर्क नहीं हो रहा है, मतलब टच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इन्हें असंपर्क बल कहते हैं। कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, उस पर एक आवेश आ जाता है, स्थिर वैद्युत आवेश। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। तो अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आप सूखे कागज से आप उसको रगड़ दीजिए तो वो आवेशित हो जाती है, और उसको अगर दूसरे कागज के संपर्क में लाते हैं जो आवेशित नहीं है तो उसको क्या करती है, आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अगर एक वस्तु आवेशित है, अगर दूसरे बिना अनावेशित या आवेशित वस्तु के संपर्क में उसको लाते हैं तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। या तो वो खिंचाव होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, या तो वो एक दूसरे के पास आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो उनके बीच जो बल होगा वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसी वजह से ये एक प्रकार का असंपर्क बल है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो असंपर्क बल में एक है क्या, चुंबकीय बल, और दूसरा क्या है, स्थिर वैद्युत बल, और तीसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये तीनों जो है असंपर्क बल के उदाहरण हैं। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा कि पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल धरती पर ही क्यों गिरती हैं? कोई भी वस्तु है अगर आपके हाथ में है, अगर वो छूट जाती हैं तो हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं? तो ये सभी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विरामावस्था में है, जैसे ही इसको छोड़ा जाता है या नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है।
तो किस बल की वजह से ये परिवर्तन हो रहा है, वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है वस्तुओं पर। वो वस्तुओं को क्या करती है, नीचे की ओर खींचती है वस्तुओं को। वही हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। वस्तुएं वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी को क्या कहते हैं, इस बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। यह वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है, चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगती है। तो गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। जो गुरुत्व होता है वो केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। तो ये सभी क्या हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती हैं। तो विश्व में जो विद्यमान छोटी बड़ी सभी वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर भी बल लगाती है, उसको भी हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी क्या है, अगर हम पृथ्वी को एक बहुत ही बड़ा वस्तु माने और फिर एक दूसरा वस्तु है जो पृथ्वी से काफी छोटा है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाती हैं, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला है पॉइंट हमारा दाब। क्या है, तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती हैं। आपने यहाँ भी सीखा कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब बल में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है, अभी आप देंगे। तूफान के जब अचानक वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है तब तूफान आते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? आप कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या इस बार आप ठोकने में सफल होते हैं? तो क्या आपको ऐसा लगता है जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाती है? बिल्कुल। अब कैसे निभाती हैं, अभी हम आगे बताते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या हम कहते हैं, दाब कहते हैं। तो कोई भी पृष्ठ हो, अगर एकांक क्षेत्रफल का पृष्ठ है तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, दाब। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। जिस पृष्ठ पर है उसका क्षेत्रफल। तो दाब का फॉर्मूला है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जिस वस्तु पर बल लगता है। अब अगर हम फॉर्मूले से देखें कि दाब का मान अगर बढ़ता है, अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल घट रहा है। अगर हम पृष्ठ का क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो कील होती है, आप कील की संरचना देखें, ऐसे होती है कील। ठीक, इसका नुकीला भाग नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसका नुकीला भाग जो होता है बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप इस पर दाब लगाते हैं, इस कील पर, तो इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पर नीचे आप देखिए, अगर ये लकड़ी है, इस लकड़ी में आप इसको
मारना चाह रहे हैं इस कील को, तो ऊपर से आप क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल जो है, कील का जो नीचे का क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी कम है। ये नीचे वाला क्षेत्रफल बहुत कम है, तो इससे क्या होगा, इस पर दाब बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इस पर हमने क्या किया, बल लगाया है। तो अगर क्षेत्रफल कम है, एरिया जो है अगर कम है, तो दाब क्या होगा, पी, प्रेशर जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रेशर अगर इस पर ज़्यादा पड़ेगा तो धीरे धीरे वो इस ब्लॉक में कील धंसती चली जाएगी। तो यहीं अगर हम उल्टा करें, उल्टा मतलब इस कील को ऐसे रखें और इस बॉक्स में मारें, यहाँ से आप प्रेस करिए, यहाँ से आप इस पर बल लगाइए, तो क्या कील आसानी से इसमें जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, बढ़ गया। इस कील का जो नीचे वाला क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। अगर आप उस पर प्रेस करेंगे तो ये इसमें नीचे ब्लॉक में नहीं घुसेगी। तो इससे क्या हमें पता चला कि दाब, अगर जिस पृष्ठ पर हमें कील ठोकना है तो हमें उसका क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा। मतलब कील का जो जहाँ पर क्षेत्रफल उसका है, तो निचले भाग में उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो यहाँ से अगर आप सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल का बहुत बड़ा रूल होता है। तो कम क्षेत्रफल पर आप अगर तो इस प्रकार हम कील को जो है ठोक सकते हैं। तो ये कूली भी इसी सिद्धांत पर करते हैं कि ये जब भी बोझ ढोते हैं अपने सिर पर, तो एक गोल गमछा बांध लेते हैं अपने सिर पर, फिर उसके बाद उस पर अपना भार रखते हैं। तो इससे क्या होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, और क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से दाब कम हो जाता है, एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सिर पर कोई बोझ रखते हैं तो ज़्यादा प्रेशर डालता है, लेकिन यही अगर आप अपने सिर के चारों तरफ पगड़ी बांध के उस पर रखते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रेशर कम होता है, और क्षेत्रफल अगर कम हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम झोले की बात करें, अगर आप झोला कंधे पर लटकाते हैं, ऐसे झोला है, मान लीजिए ये झोला है, इस पर ऐसे डोरी लगी हुई है, तो अगर ये जितनी पतली होगी आपके कंधे पर उतना ही प्रेशर पड़ेगा। अगर ये डोरी चौड़ी कर दी जाए तब ये प्रेशर आपके कंधे पर बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर कम महसूस होता है। तो इसी वजह से जो बस्ते होते हैं या झोले होते हैं, उसकी जो पट्टी लगी होती है वो चौड़े होते हैं, ताकि उसका जो दाब हो वो कम महसूस हो आपके कंधे पर। तो ये अभी हमने बताया कि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा, और पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका दाब उतना ही कम होगा। कील के नुकीले से सिर की अपेक्षा कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। तो ये सब हम बता चुके हैं। द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। अब इसमें द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब इसमें दिया गया है, हम फिगर से ही बता देते हैं। इसमें जैसे इस फिगर में क्या दिया है, एक पाइप ली गई है और पाइप के एक सिरे, दोनों सिरे खुले हुए हैं, और एक सिरे पर गुब्बारा बांधा गया है। आप मार्केट से गुब्बारे लीजिए और गुब्बारे को
इस पाइप के चारों ओर बांध दीजिए, अच्छे से टाइट करके बांध दीजिए ताकि कोई लीकेज ना हो। और फिर आप इस पाइप में क्या करिए, ऊपर से पानी डाल दीजिए और इसकी ऊंचाई देख लीजिए, पानी कहाँ तक भरा हुआ है। इस ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो पहले फिगर में आप देख रहे हैं इसी ऊंचाई तक पानी भरी हुई है। तो जैसे ही आप पानी डालते हैं तो इस गुब्बारे में भी पानी भर जाती है और वो फूल जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। तो ये फूलती है किस वजह से? तो पानी ने क्या किया, उसको प्रेशर डाला, दाब डाला, तो दाब की वजह से उस गुब्बारा क्या हुआ, फूल गया। फिर दूसरे फिगर में क्या देखते हैं कि यहाँ तक पानी, कहाँ तक, यहाँ तक भरा गया है। अब क्या देखते हैं, जब पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका गुब्बारा जो है वो और फूल जाता है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पानी का प्रेशर है इतने भाग से इस पर पड़ रहा है, लेकिन इस भाग वाले में, दूसरे में, फिगर में, इतने इतने पानी का प्रेशर जो है, इतनी ऊंचाई के पानी का प्रेशर जो है पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि पानी की मात्रा बढ़ाने पर प्रेशर जो है तली पर बढ़ता जा रहा है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आप किसी भी बाल्टी में या ग्लास में पानी भरते हैं तो नीचे की तरफ जो दाब है वो सबसे ज़्यादा होता है, इस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ता है तली पर। तली पर क्या होता है, प्रेशर, पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तली पर, क्योंकि अगर पानी की मात्रा और बढ़ाते जाएंगे, पानी की मात्रा, तो इस पर दाब बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ तली पर। तो यही निष्कर्ष यहाँ से निकलता है इस क्रियाकलाप से। तो इससे क्या पता चलता है कि द्रव तली पर दाब डालता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो पानी की स्तंभ की ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी तली पर दाब उतना ही बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक और क्रियाकलाप किया गया है। करना है, पहले क्या करना है आपको, एक लोहे की रॉड लेना है, एक सिरे को गर्म करके उसके तली के समीप तली के समीप वाले भाग से कुछ ऊपर आपको एक नली बनानी है, छेद करना है उसमें। छेद करने के बाद उसमें एक पाइप डालना है ताकि पानी वहाँ भी चली जाए उस पाइप के द्वारा। फिर उसके दूसरे सिरे पर आप एक गुब्बारा बांध दीजिए। अब इसमें आप पानी डाल सकते हैं, आप पानी डालते जाइए। ये पानी जो है यहाँ पर प्रवेश कर जाती है इस गुब्बारे में और गुब्बारा फूल जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पानी क्या करता है, दीवारों पर भी दाब डालता है। अगर दीवारों पर दाब ना डालता तो ये पानी जो है इस तरफ नहीं बहता। तो इसका मतलब कि दीवारों पर भी वो दाब डालता है। इस क्रियाकलाप से आप समझ गए होंगे। तो और एक क्रियाकलाप है अगर समझना है, अगर आप एक प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए और 40 ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर गोलाई से चारों तरफ क्या करना है, 5-6 पर छेद करना है, समान दूरी पर, समान ऊंचाई पर और समान दूरी पर, समान ऊंचाई पर और गोलाई पर समान दूरी पर। मान लीजिए आप एक यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों तरफ आप छेद कर दीजिए डिब्बे में एक समान ऊंचाई पर। फिर आप क्या देखेंगे, फिर उसमें आप पानी भरिए। जब भी आप पानी भरेंगे तो आप देखेंगे कि समान मात्रा से दोनों में से पानी समान वेग से निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही ऊंचाई पर अगर जो छेद होगा प्लास्टिक के डिब्बों पर, तो उस पर जो दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इस गोलाई में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छेद है, यहाँ पर एक छेद है, एक ये छेद, एक यहाँ पर है। तो यहाँ से जो
पानी गिरता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा चारों पर क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा। P1 इक्वल टू P2, P2 इक्वल टू P3, P3 इक्वल टू P4, सभी बराबर होंगे प्रेशर अगर एक ही ऊंचाई पर छेद को बनाया गया। और छेद की जो गोलाई है, त्रिज्या है, वो भी समान होनी चाहिए। यहाँ पर कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो आप निष्कर्ष देखें। स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो और इसके अंदर की हवा का क्या होता है। क्या प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। तो गैसें भी क्या करती हैं, जिस बर्तन में रखी जाती हैं उस पर दाब डालती हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वैसे भी आप जानते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, वायु है। वायु के इस आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। तो वायुमंडलीय वायु जो होती है पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या कहते हैं हम, वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उस पर एक वायुमंडलीय दाब लगता है। किसकी वजह से लगता है, जो वायुमंडल में वायु होती है उसकी वजह से नीचे की तरफ उस वस्तु पर दाब लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की परिकल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये आप फिगर देख रहे हैं, क्या दिया है इसमें कि इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है। यह है वायु स्तंभ। तो इकाई क्षेत्रफल का ये वायु स्तंभ है। तो वायु स्तंभ पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है वायुमंडलीय दाब के बराबर है। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, इसके बारे में हम विचार करते हैं। यहाँ पर एक फिगर में दिया है कि लिया गया है एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक। जब आप नीचे की तरफ दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर की जो वायु होती है वो क्या करती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। उसके बाद फिर आप उसको उठाने का प्रयास करते हैं तो उसको आप आसानी से नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब को पार करे। क्या होता है, चूसक पर तो इस पर जो चूसक लगा होता है, इस पर जो है वायुमंडलीय दाब जितना होता है उससे ज़्यादा बल हमें लगाना पड़ता है इसको उठाने के लिए, तभी ये उठेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, समझ गए कि चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके, मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। इस क्रियाकलाप से समता आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यह चूसक और पृष्ठ के बीच से निकाल दिया जाए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर अगर जो चूसक है और पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। अगर पूरी तरह से चूसक और पृष्ठ के बीच की वायु को निकाल दिया जाए पूरी तरह, तो क्या होगा? कोई भी मनुष्य उस चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग नहीं कर पाएगा, असंभव हो जाएगा। यदि मेरे सिर पर क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा सकती है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम, द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। तो अगर 15 गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल लीजिए और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला जो बल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय बल बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब होता है वो। तो वो दाब किसके बराबर होगा? जब हम 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर जो गुरुत्व बल लगेगा, अगर हम 225 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान का पिंड लेते हैं तो उस पर जो गुरुत्व बल लगेगा कितना होगा? 2250 न्यूटन होगा। उसी के बराबर होगा वो वायुमंडलीय दाब जो 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का हो और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर अगर ऊंचाई का स्तंभ है तो उसमें वायु के कारण जो बल लगेगा, जिसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, वो बराबर होगा किसके? 225 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। इसी वजह से हम नहीं दबते और अपना आसानी से कार्य हम करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं? ये बहुत समझने वाली चीज है। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक आटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायुदाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था, 51 सेंटीमीटर। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। क्या किया इन्होंने कि उन दोनों खोखले गोलों को जोड़ दिया और फिर उसमें से वायु को उस पंप के द्वारा निकाल दिया गया। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। तो आप समझ गए कि ये वस्तुएं हैं खोखले। अगर 2 खोखले वस्तु हैं, जैसे यहाँ पर अर्धगोला लिया है, अर्धगोला है, खोखला है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और इसमें से वायु को जो है पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो इन गोलों को आप आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको विपरीत दिशा में खींचते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जो है वायु का दाब इतना अधिक हो जाता है कि इसको आप अलग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनके बीच तो कोई वायु नहीं है, लेकिन वायु जो है बाहर की तरफ से जो वायु है वो इतना दाब इस पर डाल देती है कि आप जो है इसको अलग नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।